लगातार पाकिस्तान में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो शांत होने के लिए कभी दिखाई नहीं दे रही है। अभी पाकिस्तान को लेकर इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकता है। हमने देखा कि आटे को लेके जो क्राइसिस नज़र आ रहे हैं और अलग-अलग जिस तरह की खबरें आती हैं, उससे ये अंदेशे होते हैं, लगाए जाते हैं कुछ एनालिस्ट के द्वारा कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इस पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर किस तरह के हालात हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी आप रिसेंटली पाकिस्तान से वापस आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपने बड़ा अच्छा किया है कि सिविल वॉर के कॉन्सेप्ट को आप चाहती हैं कि क्या उसकी पाकिस्तान में सिचुएशन है। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया आटे का अ, उसकी कीमत बहुत ज्यादा, लोग रोज कम से कम जो है रोटी खाए बगैर तो गुजारा नहीं ना हो सकता, ये तो बेसिक स्टेपल है लोगों का। जी। और अगर उसकी कीमत कोई 30 रुपए एक रोटी, कोई 40 रुपए बता रहा है, तो ये आम बंदे के, जो गरीब तो बेचारे पिसे ही हुए हैं सदियों से, इवन मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि रोटी के अलावा प्याज टमाटर जो इंडिया से बड़े सस्ते मिल रहे थे, वो हमने तो लेने नहीं है, हमने बाहर से 4 गुना 5 गुना ज्यादा कीमत पे वो खरीदना है। ये हमारी आइडियोलॉजिकल एक ऑब्सेशन है, नथिंग फ्रॉम इंडिया। हालांकि ये भी एक आज के दौर का इमरान खान, पोस्ट इमरान खान ये ज्यादा हो गया है। उससे पहले कुछ लेवल ऑफ ट्रेड आता भी था। तो ये, लेकिन अब व्हाट इज अ सिविल वॉर? सिविल वॉर है कि लोगों के अंदर इतना वो अनरेस्ट हो जाए कि वो कानून जो है सो कॉल्ड, अव्वल तो पाकिस्तान में कानून कभी नाफिज ही नहीं हुआ। कानून का मतलब है लोगों को डर के रहना। तो वो डर अगर खत्म हो जाए और लोग इंसाफ के लिए गलियों और कूचों और रोड्स पे आ जाएं, और वो एक दूसरे के खिलाफ सियासी नारे भी मारें, दुकानें लूटें, ये सारी एक फॉर्म ऑफ वो क्या कहते हैं, एनर्की, वायलेंट सिचुएशन होती है। सिविल वॉर तब होती है जब स्टेट के ऑर्गन्स, हुँ। ऑर्गन से मुराद बेसिकली आपकी आर्म्ड फोर्सेस और आपकी ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, उसके अंदर भी झगड़ा शुरू हो जाए। यानी आर्मी के दो बड़े धड़े बन जाए, वो एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दें। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी अपने अपने तरीके से सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करे, बल्कि उसको, इस सिस्टम के कोलैप्स हो जाए। तो स्टेट ऑर्गन्स का हिस्सा ले लेना किसी सा, यानी एक सियासी हो रहा है ना, मसलन अ, अ, आप कह सकते हैं कंपटीशन कह लें, कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल कह लें। क्राइसिस जो पाकिस्तान जी में है अभी। हाँ, जी। इस क्राइसिस के दो धड़े हैं, एक इमरान खान लेड और बाकी जो इमरान खान के खिलाफ हैं। अगर जी। स्टेट ऑर्गन्स, आर्म्ड फोर्सेस भी इस तरह ही टूट के एक इमरान खान के साथ हो जाए और एक हो जाए वो दूसरे धड़े के साथ, और फिर वायलेंस शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं सिविल वॉर। पाकिस्तान इज नॉट देयर येट। उस दो लफ्ज इसके लिए होते हैं, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी होता है कि किसी वक्त भी इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है। और एक और लफ्ज है एक्सप्लोजन, कि जब वॉलेटिलिटी काबू में नहीं रहती और वो एक्सप्लोड कर जाती है, और फिर एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट देयर येट। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पे लोगों की तनकीद बहुत बढ़ गई है। हमें ये भी पता है कि आर्म्ड फोर्सेस में एक धड़ा इमरान खान के बहुत बड़ा सपोर्टर है, बाकी जो है वो मेन स्ट्रीम जो होती है, कोर कमांडर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके साथ बीच में है। फिर लोअर रैंक्स में भी यही हालत है। कुछ लोग इमरान खान के बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं, कुछ उसके खिलाफ हैं। उसकी बजाय इमरान खान से ज्यादा, पॉपुलैरिटी से ज्यादा, जो यहाँ पे लूट मार हुई है ना, और लोगों के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। आप जरा जाके वो जो हैं इनके घर देखें, नवाज शरीफ का, वो इतने एकड़ में, वो लगता है कि किसी
वो होते थे ना पुराने ब्रिटिश लॉर्ड्स, अपने जी, उनकी एस्टेट्स। अब आप एक छोटे से गांव अमृतसर से आए, आपने चलो बिजनेस में कामयाबी की, हम भी जानते हैं ये कहाँ से शुरू हुए, फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट सिचुएशन, लेकिन वर्किंग हार्ड, पूरी फैमिली में यूनिटी थी, तो ये अब पाकिस्तान के बड़े उमरा में से हो गए हैं। लेकिन जो इनकी डिस्प्ले है ना अपनी वेल्थ की, वो इतनी ज्यादा लोगों को एक कंट्रास्ट देती है कि देखें इनकी हकीकत ये है और आम बंदों की हकीकत ये है, क्योंकि लूट मार भी बहुत हुई है। इमरान खान को पौने 4 साल मिले तो वो कुछ भी नहीं कर सके। हाँ जी। जी, बिल्कुल आपने अब सही उन्होंने कहा। कहना शुरू कर दिया जी कि मैं तो बहुत चेंजेस लाना चाहता था, लेकिन मुझे वो जो है एस्टेब्लिशमेंट में मौका नहीं दिया। भाई तुम रिजाइन कर दो, तुम तो लोगों के इलेक्टेड आदमी थे ना, बिल्कुल, तुम्हें क्या एस्टेब्लिशमेंट से, अगर वो तुम्हारे प्रोग्राम को, तुम्हारे मैनिफेस्टो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यू शुड रिजाइन एंड एक्सपोज देम। तब तो किया नहीं पौने 4 साल। जब उन्होंने जो इनको लेके आए थे बाहर निकाल दिया, तो अब ये उनके खिलाफ इन्होंने मुहिम शुरू की है। और फिर उसके बाद बहुत लोग, एक होता है लीडर की, फिर जब वो शुरू कर देता है तो उसके साथ बहुत लोग जिनके दिलों में एक रंजिश होती है, वो फिर उनको जुबान मिल जाती है। जी, मसलन मैंने देखा कि 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर डे बनाया गया, तो वहां लोगों ने लिखा हुआ था कि कश्मीर तो जब आजाद होगा देखी जाएगी, पहले हमें तो आजाद करें। अब ये पंजाब के लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक और पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि एक तो मैं बता रहा हूँ ना, सिविल वॉर, जबकि स्टेट के ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक हमारे एक इंसर्जेंसी चल रही है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खास तौर पे फाटा जो फॉर्मर था, जी, हाँ जी, उसके अंदर तालिबान जो है उनका ठीक ठाक असर है, बल्कि ये भी खबर है कि पाकिस्तानी स्टेट के कुछ लोग उनके सिंपथेटिक हैं। तो वी आर बिल्कुल, शॉर्ट ऑफ अ सिविल वॉर। सिविल वॉर अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन सिविल वॉर का ब्रेकआउट हो जाना नामुमकिन नहीं है, लाइकली है। अ, यानी ये भी नहीं हम कह सकते कि जरूर होगी, क्योंकि लोगों के अंदर ये कुव्वत हो तो। और फिर ठीक है, आर्मी के अंदर डिवीजन सब मान रहे हैं, अब जितने भी इन्फॉर्म्ड लोग हैं जो मुझे बताते हैं, लेकिन क्या वो डेयर करेंगे कि वो फील्ड में आ जाएं एक दूसरे के खिलाफ? मेरे ख्याल जी, से बहुत मुश्किल है। जी, पाकिस्तान की आर्मी का स्ट्रक्चर इस तरह है कि हुँ, जो लोग कोर कमांडर तक पहुंचते हैं ना, महल ब्रिगेडियर के बाद हुँ, जितनी सिलेक्शन है वो इतनी केयरफुल होती है कि लॉयल्टी टू द चीफ इज द मेन थिंग। तो कोई जरूरी नहीं कि सिविल वॉर शुरू हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में अमन की तरफ कोई इकदामात हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, और इसका कोई लगता नहीं कि हमारी रूलिंग क्लास को कोई अकल आई है, या उनको कोई उनकी फोरसाइट है कि इसको कैसे डील करना है। एड हॉकिज्म, एक हुँ, फैसला किया, उसके खिलाफ एक और फैसला कर लिया। अब जजों के अंदर झगड़ा हो गया है शुरू। चीफ जस्टिस का एक बयान है, दो सीनियर जजेस का उनसे डिसेंटिंग व्यू है। इशू ये था कि क्या चीफ मिनिस्टर ने सो मोटो एक होता है वो ले लिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने चाहिए। इसके ऊपर कई पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो हमारी जुडिशरी के अंदर भी ओपन अब एक तजादात जो हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस, हुँ, इख्तलाफ जो हैं, हाँ जी, वो जी, मंजर आम पे आ गए हैं। तो वी आर, द एटमोसफेयर इज वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल के ये किसी वक्त भी हालात कुछ भी हो सकता है। बेकाबू हो सकते हैं। जी, लेकिन सिविल वॉर अभी नहीं शुरू हुई, एंड आई होप इट डज नॉट हैपन, क्योंकि जो खून एब्सोल्युटली, खराबा होगा जी, उसका मुझे कुछ अंदाजा है, क्योंकि 47 में जो पंजाब में हुआ, तो वो मेरी आज तक, आई गेट हॉन्टेड बाय दोज मेमोरीज। मैंने खुद नहीं देखा, मैंने जो लोगों से बातें की और उन्होंने जो बताया है, आपने उस पे काम किया है तो लूट बिल्कुल। मार जब होती है ना, तो फिर
लोग पुराने पुराने बदले ले लेते हैं, और गरीबों के अंदर तो एक नफरत होती है ना कि इन उमरा ने हमें कभी मोहब्बत से नहीं देखा, कभी इंसान नहीं समझा। तो अगर जब उनके पास पावर आ जाए तो वो फिर उस पावर को बड़ा ब्रूटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। गरीबों का और निचले तबकों का जो है ना बदला, वो हुँ, बहुत घिनौना हो सकता है। इसलिए बिल्कुल। एज समवन हु वांट्स पाकिस्तान टू स्टेबलाइज, तो मैं उस खौफ से बहुत डरता हूँ। जी सर, मैं आपका ख़ौफ़, आपका जो अंदेशे हैं उनको समझ सकती हूँ। लेकिन सर जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनमें से एक और सवाल निकल कर ये आता है कि पाकिस्तान में जिन इंसर्जेंसी की आपने बात की, हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हमें कई सारे पाकिस्तान के अंदर रीजन्स में इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है, चाहे सिंध की बात करें, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, फिर हम इधर पीओजे के या गिलगित-बाल्टिस्तान में आ जाते हैं। तो हर तरफ इस तरह के हालात नज़र आते हैं और पाकिस्तान को भी अगर हम एक कौम की तरह देखें तो वो नज़र नहीं आती है। तो आज तक पाकिस्तान एक कौम बनकर क्यों नहीं उभर पाया है? क्योंकि हम वहाँ पर देखते हैं रीजनलिज़्म ज़्यादा नज़र आता है कि तुम पंजाबी, हम सिंधी और हम ये, हम वो, इस तरह से अलग-अलग जो लोग नज़र आते हैं। देखिए, पंजाबी होना, सिंधी स्पीकिंग होना या सिंधी होना, पख्तून होना, ये तो एक हकीकत है ना। अब नहीं, मैं नहीं। जैसी तो उर्दू मेरा बोलता सवाल हूँ, ये था कि अब वो लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। मैं सपोज हम यूपी के हैं, कोई पंजाबी है, लेकिन जी, एक भारतीय समाज एक कौम की तरह है। हम सब ये सब होने के साथ साथ हम अपने आप को मानते हैं कि हम भारतीय हैं। वो एकजुटता हमारे अंदर दिखती, वो पाकिस्तान में नजर नहीं आती। पाकिस्तान एक कौम नहीं बन पाया, भारत एक कौम है। ये मैं आपसे जी, जी। सवाल कर रही उसमें दो है ना मॉडल नेशनलिज्म के। हूँ। जी, इंडिया ने जो अप्लाई किया वो प्रोग्रेसिव था, वो एनलाइटेंड था, और उसे कहते हैं द सिविक फ्रेंच मॉडल। सिविक फ्रेंच मॉडल में एक धरती पे जितने लोग रहते हैं उनको अ, अपनी नेशन का हिस्सा माना जाता है। उनका मजहब जो भी हो, उनकी एथनिसिटी जो भी हो, उन वो कोई जुबान बोलते हैं, वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक रखते हो, इन चीजों को इनके बावजूद सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं और इक्वल ड्यूटीज भी होती हैं। समझ गए? ये मॉडल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में अडॉप्ट किया, और उसके बाद उसी पे काम किया। और तो और, इंडिया की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो ये थी कि उन्होंने आइडेंटिफाई खुद किया कि हिस्टोरिकली जो दलित है उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उनकी मदद करने के लिए उन्होंने 22.5% आदिवासी एंड दलित को, ताकि मुआशरे में अंदर लाने के लिए उनकी मदद की जाए। हाँ जी। जी बिल्कुल। स्टेट और मजहब को अलग रखा, ठीक है। औरतों और मर्दों के राइट्स इक्वल किए। हिंदू पर्सनल लॉ को उन्होंने रिफॉर्म किया, वरना उससे पहले क्लासिकल हिंदू लॉ में कस्टमरी लॉ अप्लाई होती थी। सिर्फ लड़कों को वो विरासत में मिलता था, लड़कियों को शादी में जो जिसे कहते हैं डाउरी या दहेज दहेज। दे दिया जाता था, उसको उन्होंने बदल के इक्वल कर दिया। मुसलमानों के साथ अलबत्ता उन्होंने, क्योंकि 1931 में ये एग्री किया था कि पर्सनल लॉ सही है। अप्लाई करेगी, वो आज तक अप्लाई होती है। हालांकि 3 तलाक वाला काम खत्म कर दिया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन बाकी भी जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके सारे भारतीय जो हैं उनके एक ही हकूक होने चाहिए और एक ही राइट्स होने चाहिए। लेकिन इंडिया इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, तो ये आप लोगों अच्छा। की कामयाबी है। आपकी जी, नाकामी जो है वो है कि अभी तक भी इंडिया में बहुत गुर्बत है, और अभी तक 100% लिटरेसी नहीं हुई। ये चाइना ने अचीव कर ली है। हालांकि गुर्बत चाइना में भी है, लेकिन वो बहुत जल्दी से उसको खत्म कर रहे हैं। जी। इंडिया में अभी भी द पुअर आर वेरी पुअर। और मुझे आपके प्रोग्राम में कहते हुए कोई शर्म, या कहते हैं कोई आई शुड, दलित अभी भी जो हैं, आपको शहरों के बाहर उनकी जो बस्तियां हैं
वो बहुत बुरी हालत में है। ये कहने के बावजूद हिंदुस्तान की अचीवमेंट विद इन द 75 ईयर्स आर अमेजिंग, फैंटास्टिक, ये मैं मानने को तैयार हूं। पाकिस्तान में मसला क्या है? हमने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए एक अलग मुल्क चाहिए। ये पिछले ही दिनों जब मैं लाहौर में कराची में था, तो एक बड़े बड़े थिंक टैंक में एक रिटायर्ड एम्बेसडर ने कहा कि सर आप ये बताएं, आप बड़ी इंडिया की तारीफ ये वो कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ था वहां पे गुजरात में? मैंने कहा यार वो गुजरात का इंसिडेंट जो है अपनी जगह ठीक है, मासूम लोग मारे गए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है, आई डोंट डू नॉट कंडोन दैट, लेकिन वहां पे इंक्वायरी हुई है, ये रिपोर्ट्स हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जिन्ना साहब तो कहते थे मैं 2 करोड़ मुसलमानों को कुर्बान कर दूंगा 7 करोड़ को आजाद कराने के लिए, इसलिए इंडिया के टुकड़े किए जाए दो। हाँ, तो मैंने कहा अभी तो चंद हजार का ही मसला है, अभी तो 2 करोड़ तक ही वॉज रेडी टू डू इट, व्हाट फॉर? और अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, इंडियन मुसलमानों के लिए बना था, तो फिर खोलो ना दरवाजे, जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आना चाहते हैं वो आ जाएं, क्योंकि उनके लिए ये मुल्क बना था। तो फिर वो चुप हो गए। सो सिर्फ आर्ग्यूमेंट देना, तनकीद करना इज नो रीजन। पाकिस्तान में क्या हुआ है? इस्लाम के नाम पे इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। रिसर्च ये बताती है जो हिंदुस्तान के शिया थे उनमें ये शक था कि ये सुन्निस्तान बन जाएगा। मैंने अपनी किताब में लिखा भी है कि जी। इस किस्म का शकूक थे। और जो अहमदी कम्युनिटी है यानी कादियानी जो है, उनको भी डर था कि यार अगर पाकिस्तान में हम आ गए तो हमारा तो इनसे झगड़ा बहुत पुराना है, 100 साल पुराना, खत्म नबूवत पे हमारा क्या बनेगा। खैर, जो लोग पाकिस्तान के शिया थे यानी उन इलाकों में, और कादियानी लीडरशिप दोनों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं। और शुरू शुरू में तो लगा भी ये कि शायद ये मिल के कुछ एक बन जाएगा, लेकिन बात ये है कि जब सवाल हुआ कि मुसलमान कौन है जिसके लिए ये पाकिस्तान बना है, तो फिर शिया सुन्नी झगड़े जो हैं वो पुराने हैं, रसूलुल्लाह की वफात से शुरू हो जाता है कि कौन हु हैड द राइट टू सक्सीड। हाँ जी। और फिर बिल्कुल। कादियानियों के साथ बाकियों का जो झगड़ा है खत्म नबूवत, वो बहुत बड़ा मसला है। सुन्नियों के अंदर बेहद एक झगड़ा है कि कौन सही मुसलमान है, बरेलवी हैं या देवबंदी हैं। और मैं एक मिसाल दे दूं, मुझे याद है कि एक जगह पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे थे पब्लिक, तो अजान शुरू हो गई, तो उस दौरान वो चुप हो गए। हाँ जी। जी, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको मैं दिखा सकता हूँ एक वीडियो, ये खादिम हुसैन रिजवी साहब का, जो बरेलवी है। तो वहां पे अजान शुरू हुई तो किसी ने कहा पंजाबी में, मौलवी साहब अजान पे ही होती है, मौलवी साहब अजान हो रही है। उन्होंने कहा और जान दो ये सूरा दी अजान है, और जाने दो ये सुअर जो है ये उनकी अजान है, यानी ये वहाबी मस्जिद से हो रही है। तो अगर आप अपने ही सुन्नी ग्रुप के अंदर एक सब सेक्टेरियन इशू पे एक दूसरे को सुअर कह रहे हैं, तो लेवल कहाँ पे जाके रुकेगा? फिर पंजाबी वर्सेस सिंधी, सिंधी कहते हैं जी हमारे सारे हकूक जो हैं इन्होंने गसब कर लिए, पंजाब डोमिनेट करता है। पश्तून कहते हैं कि हम तो इस पाकिस्तान को मानते नहीं। नॉट ऑल पश्तून, लेकिन ये जो फाटा के इर्द गिर्द जो जी। जेर असर है तालिबान के, वो अलग होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने तो अपने आप को एक मजहबी बुनियाद पे कौम बनाने की जो कोशिश की वो नाकाम है, हर वक्त नाकाम है।